नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे दिल्ली की कुछ अहम खबरों का। नए साल के मौके पर दिल्ली में इंडिया गेट और उसके आसपास अगर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस मौके के लिए एडवाइजरी जारी की है। नए साल यानी 1 जनवरी 2022 को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त ने लोगों से अपील की, एडवाइजरी देखकर ही घर से निकले और उसका पालन भी करना जरूरी है। एडवाइजरी के मुताबिक पहले दिन सुबह 10 बजे के बाद इंडिया गेट पर वाहनों के साथ साथ पैदल चलने वाले लोगों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। 1 जनवरी 2022 को पैदल चलने वालों की भारी आवाजाही को देखते हुए वाहनों को 10 बजे के बाद सी हेक्सागन इंडिया गेट क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये भी बता दें कि पिछले कुछ सालों के अनुभव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल नए साल के दिन इंडिया गेट और बंगला साहिब आने वाले लोगों की भारी भीड़ यहां पर देखी जाती है। अब ऐसे में कोरोना के बीच ज्यादा लोग ना जुटे, इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है कि इंडिया गेट पर निर्माण कार्य चल रहा है, लिहाजा आम लोगों के लिए भी इंडिया गेट बंद रहेगा। वहीं 31 दिसंबर को रात 8 बजे से नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस पर भी पाबंदियां लगाई गई है। इंडिया गेट के अलावा दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में प्रवेश के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर रात 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस में सभी तरह के निजी और सार्वजनिक परिवहन वाहनों को प्रवेश पर पूरी तरह से बंद रहेगा। कनॉट प्लेस के इतर यहां पर मिडिल और बाहरी सर्कल में वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वालों को वैध पास दिखाना होगा। जिन लोगों के पास होटल रेस्टोरेंट के वैलिड पास होंगे उनके लिए भी कनॉट प्लेस में लिमिटेड ही पार्किंग होगी। तो आपको बता दें कि इंडिया गेट पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध रहने वाला है। जो भी लोग यहां पर जाएंगे, ये खबर इसलिए आपके लिए और ज्यादा अहम और जरूरी हो जाती है क्योंकि नए साल पर हम देखते हैं कि इंडिया गेट हो या कनॉट प्लेस हो, यहां पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। आप प्रवक्ता गजेंद्र भारद्वाज जी हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। जी बताइए सर, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार बहुत ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। पाबंदियां भी लगा दी गई हैं, नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अब ऐसे में न्यू ईयर को देखते हुए, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। किस तरह से आप सोच रहे हैं कि भीड़ पर काबू भी रखा जा सके और कोरोना पर भी रोक लगे, इस तरह से लोगों को कंट्रोल किया जाए? देखिए, दिल्ली की सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को हमने पहले ही बैन कर दिया था क्योंकि कोरोना धीरे धीरे दिल्ली में देश में पाव बना रहा है। और अब ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है क्योंकि ऑलरेडी डीडीएमए की मीटिंग, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में तय हो गया था कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन और क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं होगा जी। और 10 बजे से नाइट कर्फ्यू है। अब दिल्ली के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दिल्ली पुलिस है। अब ये दिल्ली पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से कर्फ्यू का वायलेशन ना हो, किसी भी तरीके से डीडीएमए की गाइडलाइन का वायलेशन ना हो और दिल्ली के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी क्योंकि जितने भी एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं वो दिल्ली के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए जा रहे हैं कि उनकी जान माल को बचाया जा सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे यूरोप में इस टाइम हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के अंदर एक दिन में 4 लाख से ज्यादा मामला है, फ्रांस में 2 लाख से ज्यादा मामला है, अमेरिका में एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोग बिल्कुल सही। तो निश्चित तौर पर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में आपके क्षेत्रों के माध्यम से भी दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है राकेश अस्थाना और सभी अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि जो डीडीएमए की गाइडलाइंस है उनका पालन कराना दिल्ली पुलिस का काम है। आप लोग मुस्तैद रहिए क्योंकि देखिए कि ये माहौल इस टाइम बहुत खराब है। कल भी दिल्ली में 1313 केस आए, परसों 923 केस आए थे। लगातार केस बढ़ रहे हैं और दिल्ली में देश भर में बढ़ रहे हैं, तो लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। जी सर, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कंट्रोल रहे, जो सिचुएशन है उसे देखते हुए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। 1313 केसेस ऑलरेडी दिल्ली में है। जब ऐसी स्थिति हम लोगों के सामने है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कोरोना के फर्स्ट और सेकंड वेव के बाद जब केसेस कम होने लगे थे तो लोग अब फ्री अपने आप को महसूस करने लगे हैं, लोगों को लगता है कि उतना ज़्यादा अब चीज़ें खराब नहीं है, सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है, तो लोगों को जागरूक करने की भी अब ज़रूरत है जब ऐसा स्तर आ चुका है कि ओमिक्रॉन के मामले तेज़ी पकड़ रहे हैं? लेकिन निश्चित तौर पर लोगों को जागरूक करने का काम दिल्ली की सरकार भी कर रही है और दिल्ली के लोगों ने एक बार भी 2-2 बार कोविड को हराया है
और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के सहयोग की वजह से हम कोविड को हरा पाए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर आदमी को अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, अपने आप लोग का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी है। मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं घर से बाहर निकलूं तो मास्क पहन के निकलूं, मैं घर से बाहर निकलूं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करूं, मैं घर से बाहर निकलूं तो बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। इससे ना मैं सिर्फ अपने आप को सेव कर रहा हूँ बल्कि अपने परिवार को भी सेव कर रहा हूँ और अपने आस पड़ोस को भी सेव कर रहा हूँ। तो ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए अगर ये जो प्रोटोकॉल अगर आप उनको फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर हम कोविड को काफी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से एहतियात बरती जा रही है उसमें जरूरी ये भी हो जाता है कि आम जनता कितना सहयोग कर रही है। उनका भी सहयोग उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना सरकार कर रही है या पुलिस प्रशासन कर रही है। तो आपको बता दें कि इंडिया गेट और कनॉट प्लेस पर अगर आप जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन, और आखिरी दिन को अलविदा कहना और नए साल के आगमन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह होता है, जोश होता है, खुशी होती है। खैर, वो जोश, उत्साह और खुशी बरकरार भी रहनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा पिछले साल कैसी क्रिटिकल सिचुएशन रही है, लोगों ने क्या कुछ नहीं देखा, कितने लोगों ने अपनों को खो दिया सेकेंड वेव के दौरान। तो अब जब नया साल आ रहा है तो खुशी खुशी उस नए साल का वेलकम हम सभी को करना है, लेकिन उस वेलकम में हमको ये नहीं भूल जाना है कि 31 दिसंबर यानी साल के आखिरी दिन को सेलिब्रेट करते हुए हम ये भूल जाए कि हम कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का इस वक्त सामना कर रहे हैं। दिल्ली में 1313 केसेस हो चुके हैं, तो हमें ध्यान रखते हुए सेलिब्रेट करना है। कोशिश की जाए कि आप अपने घरों में रह के ही अपने इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, लोगों के साथ इकट्ठा हों। आप सिचुएशन को समझते हुए, कोरोना के इस नए वेरिएंट को देखते हुए इस बात की गंभीरता को जरूर समझे कि हम अगर कोशिश कर सकते हैं अपनों के साथ रहकर ही नए साल के इस खुशी भरे लम्हे को जरूर जिए, लेकिन जीना है तो सतर्क रहना जरूरी है, और सतर्क रहने के लिए आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल नहीं जाना। बढ़ते आगे, नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर चल रही फौडा की हड़ताल अब खत्म हो गई है। रेजिडेंट डॉक्टर आज दोपहर 12 बजे से काम पर लौटेंगे। फौडा ने 17 दिसंबर से हड़ताल का दूसरा चरण शुरू किया था और हाल ही में दिल्ली पुलिस की ओर से रेजिडेंट डॉक्टर्स को हिरासत में लेने के बाद मामले ने तूल पकड़ा था। फौडा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने कहा कि हम जानते हैं कि मरीज पहले से ही पीड़ित हैं, कई सर्जरी टाल दी गई है। स्थिति को देखते हुए वो दोपहर 12 बजे हड़ताल वापस ले रहे हैं। फौडा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने कहा कि कल शाम फौडा के आरडीए के प्रतिनिधि दिल्ली के जॉइंट सीपी से मिले थे, जिस दौरान उनकी बातचीत हुई थी। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर राजीव सूद जी आरएमएल अस्पताल से हैं हमारे साथ। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका एफएम न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार। तो आज हड़ताल वापस ले ली जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से सर। हाँ जी। तो क्या लगता है जो आश्वासन दिया गया है, जिस तरह से जो मांगे थी, अब आप सहमत हैं? देखिए, अवेयरनेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से आ गई है, और मांगे जो थी वो तो बिल्कुल जेन्युइन है, उनके करियर का सवाल है। सिर्फ ये बात है कि 6 तारीख तक जो सुप्रीम कोर्ट अभी वेकेशन है और उसके बारे में अभी कोई हियरिंग नहीं हो पा रही वेकेशन कोर्ट में भी, तो डॉक्टर्स ने ये माना आज ये जो ओमिक्रॉन का जो कहर आ रहा है उसमें उसको देखते हुए जो आश्वासन मिले हैं उसको ये देखते हुए इसको पोस्टपोन करना बहुत जरूरी हो गया था। मरीज काफी परेशानी में थे और इसलिए ये बहुत स्वागत योग्य डिसीजन है कि अभी हड़ताल वापस ले ली। यानी राजीव साहब, अब आज 12 बजे से जिस तरह से कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म कर वापस काम पर लौट जाएंगे, तो जिस तरह से पहले जिन जिन चीजों की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब वो तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। देखिए, सारी ऑपरेशन थिएटर शुरू हो गए हैं, ओपीडी शुरू हो गई हैं और एकदम सारी नॉर्मलसी वापस आ रही है, और डॉक्टर्स भी आश्वस्त हैं कि सारे अधिकारी और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सब उनकी जो डिमांड्स हैं उनको जेन्युइन मानते हुए उसके बारे में तेजी से कदम उठाने को तैयार हैं। तो अभी बिल्कुल उम्मीद है कि नॉर्मलसी आ जाएगी और सरकार भी वचनबद्ध है अब कि इसके लिए काम करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर्स की हड़ताल आपको बता दें खत्म हो गई है। आज 12 बजे से ये हड़ताल खत्म होने की बात कही गई थी और फिलहाल हड़ताल खत्म भी हो गई है रेजिडेंट डॉक्टर्स की, और सभी अपने अपने काम पर वापस लौट गए हैं।
बढ़ते आगे, आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी की एमएलए आतिशी मालेना ने कहा कि उत्तरी नगर निगम में स्थित राजन बाबू अस्पताल की इमारत खतरनाक घोषित की जा चुकी है। बावजूद इसके यहाँ की छत के नीचे मरीजों का इलाज चल रहा है। ये मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। आपको बता दें कि आतिशी ने पिछले दिनों राजन बाबू अस्पताल का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि खुद एमसीडी द्वारा अस्पताल की इमारत को खतरनाक घोषित करने के बावजूद यहां पर मरीजों का इलाज जारी है। कहा कि बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी को पैसे की ऐसी भूख है कि उन्होंने मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता से सवाल पूछा गया कि आप बताएं कि आपको दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत आखिर क्यों है। तो आपको बता दें कि मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आतिशी ने सवाल भी उठाए हैं कि आखिर जब आपको पता है कि जिस तरह से इमारत की हालत सही नहीं, आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं कि जब बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है, खस्ता हालात है, ये कभी भी ढह भी सकती है, तो आप मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। कि आपको नहीं लगता कि जिस तरह से मरीज यहाँ पर जितनी संख्या में है, अगर कोई यहाँ पर बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। क्यों मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अस्पताल की इमारत इतनी खतरनाक है, दिल्ली की जो लोग हैं उनसे आखिर आपको इतनी नफरत क्यों है। आतिशी की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया है, कई सवाल उठाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आखिर एमसीडी इस तरह की बिल्डिंग को देखते हुए, जो पूरी तरह से देखने पर ऐसी लग रही है कि बहुत ज्यादा मजबूती इस बिल्डिंग में है नहीं, ये कभी भी ढह सकती है, कभी भी ये इमारत हादसे का शिकार हो सकती है। बढ़ते आगे, आज दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में दरों को युक्ति संगत बनाने पर राज्य के मंत्रियों के पैनल की रिपोर्ट समेत कई बातों पर चर्चा होनी है। अब इसमें कुछ उत्पादों पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार पर भी चर्चा की जाएगी। इससे पहले 30 दिसंबर को राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर वित्त मंत्री ने बैठक की थी। बैठक के दौरान राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक समूह जीएसटी काउंसिल को युक्ति संगत बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट भी सौंप चुका था। समूह ने रिफंड भुगतान को कम करने की मदद के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत वस्तुओं की समीक्षा की है। जीएसटी काउंसिल की आज होने वाली बैठक में फुटवेयर और टेक्सटाइल्स पर टैक्स में बढ़ोतरी पर चर्चा होने का अनुमान भी है। बताते चले कि नए साल में सरकार ने कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है, जिसमें करीब 1000 रुपए के कम मूल्य के सभी फुटवेयर पर 12% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। दूसरी तरफ कॉटन से बने कपड़ों को छोड़कर सभी रेडीमेड टेक्सटाइल पर भी 12% जीएसटी लगने वाला है। इससे पहले ये आइटम्स 5% जीएसटी रेट के साथ बेचे जाते थे। कोरोना संक्रमण की लहर एक बार फिर देश के सबसे बड़े चिकित्सीय संस्थान एम्स तक भी पहुंच गई है। एम्स में पिछले 2 दिनों में ही आधा दर्जन डॉक्टर कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। अभी तक इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हो पाई। एम्स प्रबंधन ने संक्रमित डॉक्टर्स के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी, लेकिन प्रबंधन ने रेजिडेंट डॉक्टर्स का 1 महीने के लिए कार्यकाल जरूर बढ़ाया है। एम्स के डॉक्टर से पता चला है कि बीते 2 दिन में संस्थान में करीब 6 डॉक्टर्स यहां पर संस्थान के संक्रमित हुए हैं। इनमें से 3 डॉक्टर्स मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि आने के बारे में अभी तक जानकारी कोई मिल नहीं पाई है। सभी डॉक्टर्स में संक्रमण के लक्षण हल्के हैं, लेकिन एम्स प्रबंधन ने इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं दी है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित कोविड-19 के बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार सिर्फ सीमित संख्या में नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेगी। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग वाली प्रयोगशालाओं की सीमित क्षमता है, वो एक दिन में 50 से 100 नमूनों का सीक्वेंसिंग कर सकती हैं, लेकिन मामले अब हजारों में हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार कुल नमूनों के 5% को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। बताते चले कि देश ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर यहां पर 1200 से ज्यादा हो गई है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोविड पाबंदियां और सख्त कर दी हैं। दिल्ली में फिलहाल ओमिक्रॉन से 320 लोग संक्रमित हैं। देश भर के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन संक्रमण के करीब 1270 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 374 मरीज ठीक भी हुए हैं। इनमें 450 मरीजों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 320 मरीज हैं, केरल में 109 हैं, गुजरात में 97 हैं, राजस्थान में इसके 69 मरीज अभी तक पाए गए हैं।
तो ओमिक्रॉन के 1270 मामले अभी तक सामने आए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 450 केस आए हैं, दिल्ली में 320 मामले अभी तक पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के करीब 1270 मरीजों में से 374 मरीज ठीक हो चुके हैं। यह भी बता दें कि बिहार में भी ओमिक्रॉन का पहला संक्रमित मामला सामने आ चुका है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,764 मरीज मिले हैं। बता दें कि दिल्ली में मई के बाद ये सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश के करीब 10 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में तेजी आई है। यूपी में भी कोरोना के 193 मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल मामलों की संख्या 600 से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र में 5,368 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पश्चिम बंगाल में भी करीब 2128 मामले सामने आए हैं। बिहार और झारखंड में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से मामले कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 28 दिसंबर को सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया था। इसे लेकर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने चिंता भी जाहिर की थी और उन्होंने राज्य सरकार से इस आदेश पर विचार करने की अपील की। कोरोना की वजह से सिनेमाघर मालिकों के साथ ही फिल्मों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई फिल्मों की रिलीज डेट टली तो कईयों को OTT पर रिलीज किया गया। अब एक बार फिर से सिनेमाघर बंद होने से उनकी चिंताएं बढ़ गई है। इस बीच करण जौहर ने भी एक ट्वीट कर दिल्ली सरकार से निवेदन किया कि गाइडलाइंस के साथ सिनेमाघर को खोलने पर विचार किया जाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसे देखते हुए ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से सिनेमाघर है, थिएटर हॉल है, इन्हें अभी के लिए बंद करना ही उचित रहेगा। हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। दिल्ली के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।